हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 का जो पार्ट 1 है उसका सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब ये टॉपिक जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके लिए हम लोगों ने इसको आधे में ही छोड़ दिया था। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब हम लोगों ने बात करी थी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, तो उसको किस तरह से कंजर्व करना है। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि जब हम लोग यहाँ पर नेचुरल फिनोमेना की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये तो जियोग्राफी का एक टॉपिक है। मतलब जियोग्राफी में इसकी डिटेल स्टडी करी जाती है, तो हम लोग इसको पॉलिटिक्स में क्यों स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात सोची गई है। ये बताया गया है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स अगर एक जैसा स्टेप लेंगी, मतलब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को चेक्स करेंगे, उसमें कुछ मतलब स्टेप्स टेकन करेंगी ताकि उसकी प्रॉपरली टेक केयर हो सके, बहुत सारे इश्यूज़ को ईज़िली रिजॉल्व किया जा सके, तो उसका एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो निकल के सामने आ सकता है, पॉलिटिकल एडवांटेज सामने आ सकता है। बहुत सारी अगर स्टेट्स मिलकर ऐसा स्टेप टेकन करेंगी तो क्या होगा, जो भी सल्यूशन है वो जल्दी निकल के आएगी और एक सिंगल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर सकती इन इश्यूज़ को। तो और यहाँ पर बताया गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये एक मेन पार्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर ऐसा कोई पार्ट होगा, ऐसा कोई इशू होगा, तभी उसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिस्कस किया जाएगा, अदरवाइज़ उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट जैसे इश्यूज़ जो हैं वो अगर पॉलिटिक्स में होंगे तो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा डीपर, मतलब उसको डीपर सेंस मिलेगी, मतलब उसमें और ज़्यादा इन इश्यूज़ में और ज़्यादा डिबेट्स डिस्कशंस होंगे, तो जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि कौन लोग जो हैं, कौन से नेशंस जो हैं वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, कौन है जो ज़्यादा पे कर रहे हैं, कौन से नेशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो क्या कर रहे हैं, जो करेक्ट कर रहे हैं, करेक्शन एक्शन टेकन कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन से ऐसे नेशंस हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जिनको हम रेज़ कर सकते हैं, जिससे पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग से हम लोग इन इश्यूज़ को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो जब से इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस या मेरिट्स की बात करी जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट किया जा रहा है, तो मतलब ये 1960s के ऑनवर्ड ही ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ जोड़ा गया। और क्या हुआ, रोम का एक क्लब था जिसका नाम था अ ग्लोबल थिंक टैंक, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, एक बुक पब्लिश हुई थी, बुक पब्लिश हुई थी 1972 में, जिसका टाइटल क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है, कि ग्रोथ के ऊपर एक लिमिट लगाई जाए, जिसमें ये बताया गया कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट होते जा रहे हैं, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती जा रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी लाइक यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको UNEP कहा जाता है, उसने क्या किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करी, इंटरनेशनल मीटिंग्स भी आप लोग बोल सकते हो करी, जिसमें उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करना है, कुछ डिटेल स्टडीज़ करनी होंगी, कुछ प्रमोशंस करनी होंगी, जिससे हम लोगों को ये पता चल सके कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, और उसमें कौन कौन से नेशन जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, किसका इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो डिस्कस करी जाने लगी, और ग्लोबल पॉलिटिक्स का इशू जो था वो इन्वायरमेंट उस टाइम पर बन गया था 1960s के बाद। और मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की तरफ जो फोकस जो था वो बढ़ रहा था, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक अलग ही प्लेस मिल रहा था उसे। यूनाइटेड नेशन में जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी वो इन्वायरमेंट बेसिस हो रही थी। तो एक और कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एक कहाँ पर हेल्ड हुई, रियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। कब हुई, जून में 1992 में। उसमें उसको क्या कहा जाता है, रियो डी जनेरियो में जो ये कन्वेंशन हुई, या फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो, उसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। इस समिट में कितने नेशंस जुड़े हुए थे, इस नेशन में कहा जाता है कि इस कॉन्फ्रेंस में 170 प्लस स्टेट्स जो थी वो इसमें उन्होंने ज्वाइन किया था।
बहुत सारे हज़ारों की नंबरिंग में NGOs थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे और बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के मेंबर्स थे। इससे 5 साल पहले मतलब 1992 से 5 साल पहले 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें उस रिपोर्ट का नाम क्या था, और कॉमन फ्यूचर, जिसमें ये वार्न किया गया था कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल पैटर्न के थ्रू, मतलब अगर हम लोग पुराने रीति रिवाजों के तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते रहेंगे तो हम लोग कभी भी मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो स्पेशली अगर हम लोग बात करें साउथ की, जो क्या चाहते थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते थे, वो चाहते थे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सेट करें। तो जो कि ओब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं, रॉय समिट जो हुआ था, अर्थ समिट जो कहा गया, उसमें ये बोला गया कि जो भी रिच और डेवलप्ड नेशंस हैं, और वो रिच और डेवलप्ड नेशंस कौन से थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो कंट्रीज़ जो थी वो जीत गई थी, उनको ग्लोबल नॉर्थ कहा गया था। उनको कहा गया कि आप लोगों के लिए इन्वायरमेंटल एजेंडा जो है वो अलग होगा, किसके कंपैरिजन में, जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिनको थर्ड वर्ल्ड कहा गया, मतलब जो नाम कंट्रीज़ थी उनसे अलग रहेगा, और उनको ग्लोबल साउथ कहा गया। ठीक है। और उसके बाद कहा गया जो नॉर्थन स्टेट्स हैं वो कंसर्न रहेंगे किसके साथ, ओजोन डिप्लीशन, उनका मेन कंसर्न होगा, मेन फोकस ओजोन डिप्लीशन पर होगा, और ग्लोबल वार्मिंग पर उनका मेन फोकस होगा। और जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको क्या करना है, उनको एक ऐसी रिलेशनशिप एड्रेस करनी है किसके बीच, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, मतलब आप लोग इकोनॉमिकली डेवलप चाहे जितना मर्जी हो जाओ, बट इन्वायरमेंट को भी मैनेज करना है आप लोगों को। ठीक है। और जो ये रॉय समिट हुआ था उसमें इस कन्वेंशन में ये बताया गया, क्लाइमेट कंडीशन मेन इशू था, बायोडाइवर्सिटी था, फॉरेस्ट्री था, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनको एजेंडा 21 कहा गया। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो उस टाइम पर रिजॉल्व थे। रिजॉल्व का मतलब क्या हो गया कि जिनकी कोई भी सल्यूशन नहीं निकल पाई थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होने की वजह से वो इश्यूज जो थे वो सॉल्व नहीं हो पाए। और अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर साथ लेके चलेंगे, तभी जो है वो हम लोग क्या कर पाएंगे, एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा, जिसमें हम लोग रिसोर्सेज को आज भी यूज़ करेंगे और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएगी। ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम थी वो ये एग्जैक्टली ये आ रही थी कि अब हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे करना है। ये कुछ क्रिटिक्स थे जो एजेंडा 21 को पॉइंट आउट कर रहे थे, जो एक लिस्ट थी जिसमें 21 मतलब हम लोग बोल सकते हैं मुद्दे थे, इश्यूज थे, जिनको बोला गया कि ये बिल्कुल बाइस्ड हैं। कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन जो है उसके साथ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आगे हम लोग इन्हीं इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।